हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 है कि आपका तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके ओसवाल सैम्पल पेपर में दे रखा है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ पे चैप्टर 3 का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं। आज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का जितना बन सकता है, आपके सवाल बुक में जितना दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन अगर देखें तो 17 क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर का पहले 4 वीडियो आ गया है, ये 5वां वीडियो है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला इक्वेशन है। क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बताना है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या फिर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। देखो तरीका क्या है, तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या था कंडीशन, तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन था कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन था, तो इनके लिए कंडीशन था कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, लेकिन ये किनके बराबर नहीं होना चाहिए, तो C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन था, तो इनका कंडीशन था कि तीनों बराबर होना चाहिए, यानी कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 का और ये बराबर होना चाहिए C1/C2 का। ठीक है, तो ये कंडीशन था। हम सब चीज़ बताते चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन वगैरह भी हो सके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल के चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। उनके हिसाब से फिर ऑप्शन मार देंगे, समझे कि नहीं। चलो फिर क्या निकालेंगे, सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 को निकालने से पहले थोड़ा इक्वेशन को देखो, हम जिस तरह से पहले इक्वेशन वगैरह देखते आए हुए हैं या फिर जनरल फॉर्म जो है उसका क्या है, तो AX + BY + C = 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। तो इसी फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे, उनके बाद A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलो ठीक है, 2x और 5y है ना, तो इनको इधर लेके आएंगे तो -5y बराबर 6 को भी इधर लेके चले आते हैं तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 6 को भी इधर लेके चले आते हैं तो कितना हो जाएगा, -6 = 0। देखो अब आपका AX + BY + C = 0 के फॉर्म में आ गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखो उसी तरह से, यहाँ पे कितना 15y है, यहाँ कितना 6x बराबर के उस साइड में दे रखा है, तो 6x को इधर लेके आएंगे तो -6x हो जाएगा और उनको पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद +15y है, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या है +15y है, तो बराबर के इसी साइड में है तो इनको इधर ही रहने दो। और -18 को इधर लेके आएंगे तो +18 = 0 हो गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चलो अब यहाँ पे A1/A2 निकालते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, यही A1 होता है, बाय A2 क्या होता है, तो सेकंड वाले में देखो x का कोफिशिएंट कितना है, तो -6 है ना, माइनस को नहीं छोड़ना है, -6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी ये -1/3 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे B1/B2। तो देखो B1/B2 है क्या, तो y का कोफिशिएंट देखो पहले वाले में कितना है, -5 है, तो यही आपका B1 है। बाय सेकंड वाले में देखो y का कोफिशिएंट कितना है, तो +15 है, तो ये आपका B2 हो गया। देखो फिर से ये कट जाएगा 3 बार में और ये फिर से कितना हो गया, तो -1/3 हो गया। देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, पहला वाला तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों देखो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या निकालेंगे, तो C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 देखो C1 कितना है पहले वाले में, तो ये वाला आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो -6 है, बाय दूसरे वाले में देखो कितना है, +18 है, यानी कि 18 है, तो 6 या 18, 3 बार में फिर से कट जाएगा, यानी ये भी कितना आ गया, -1/3 आ गया। देखो तीनों बराबर आ गया, -1/3 के बराबर आ गया। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A1/A2 बराबर है किनका, B1/B2 का, और ये बराबर है किनका, C1/C2 का। है कितना, तीनों आपका -1/3 ही है। अब देखो ये वाला कंडीशन, तो ये वाला कंडीशन किनका होता है, तो कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो इंटरसेक्टिंग तो हो ही नहीं रहा है तो ऑप्शन डी तो होना नहीं है।
और पैरेलल भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं ताकि आप अगर पहले कर चुके हैं या भूल गए हैं तो आपका रिवीजन वगैरह भी हो सके, इसलिए तो हम लोग रिवीजन करते ही हैं। और सॉल्व बनाने का मतलब ये होता है कि आपका सारा रिवीजन हो जाए। अगर जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे तो हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए, तो सारे बच्चे को समझाते हुए चलना ही हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे वो कमज़ोर हो या पढ़ाई में अच्छे हो। जो पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनको तो इनका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ज़रूरत किनको पड़ता है तो जो थोड़ा कमज़ोर टाइप के हैं, जिनका क्लियर नहीं है, तो उनको समझाते हुए चलना मेन बात है यहाँ पे, समझे कि नहीं। इसलिए हम थोड़ा डिटेल में ही समझाते हुए चलेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में ही आपका सब्जेक्टिव भी हो जाए, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, तो कौन कौन सा लाइन का, तो एक ये वाला लाइन का इक्वेशन दे रखा है और दूसरा लाइन क्या है, तो वाई एक्सिस है। देखो एक चीज़ समझना है, यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, चलो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। एक चीज़ याद रखना, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कितना होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 होता है। यानी यहाँ पे देखो दूसरा क्या दे रखा है, वाई एक्सिस है, यानी कौन सा लाइन है, तो आपका यही वाई एक्सिस यही वाला लाइन हो गया। एक लाइन तो ये हो गया, ठीक है। और इस लाइन पे एक्स कितना होगा, तो इस लाइन पे एक्स 0 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस एक दे रखा है ना, एक क्या दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है। वाई एक्सिस दे रखा है मतलब एक्स कितना होगा, तो एक्स 0 हो जाएगा। देखो एक्स तो मिल गया। चलो दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है लाइन, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। एक कोऑर्डिनेट तो आपका यही हो गया, x बराबर 0 होना है, तो क्या करो ना, इस वाले इक्वेशन में x 0 रखो, तो यहाँ से तुमको y मिल जाएगा बराबर 3 गुना 0 कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से y कितना मिल गया, तो y आपका -3 हो गया। एक ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका x को पहले लिखते हैं तो 0, -3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 0, -3 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखो 3 चेयर है और एक टेबल का कॉस्ट कितना है, 900 है, और जबकि 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट 2100 है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹Y, देन द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली एज। यहाँ पे देखो इक्वेशन दे रखा है, तो किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे बताना है। चलो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चेयर का देखो दाम यहाँ पे दे रखा है कितना है, तो ₹X है। 1 चेयर का कितना दाम है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितना दे रखा है, तो X रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितना दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल दे रखा है ₹Y, ठीक है। अब देखो ये तो दे रखा है ना, इक्वेशन बनाते हैं। पहले वाले को देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहला है आपका। इनका देखो क्या दे रखा है, 3 चेयर और एक टेबल का दाम कितना है, तो 900 है। 3 चेयर, अब देखना एक चेयर का दाम X रुपीज़ है, यानी 3 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा। समझे कि नहीं, 3 गुना X कर देंगे, 3X हो गया 3 चेयर का दाम, प्लस एक टेबल है, तो एक टेबल का दाम कितना है, Y रुपीज़ है, तो यहाँ पे एक टेबल का दाम जोड़ देंगे, यानी 3X + Y कितना हो जाएगा आपका, तो ये 900 दे रखा है। यही आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, 5 चेयर, एक चेयर का दाम X है, तो 5 चेयर का कितना हो जाएगा, 5 गुना X हो जाएगा, यानी 5X हो जाएगा, प्लस और 3 टेबल का कॉस्ट, ठीक है। एक टेबल का दाम कितना है, तो Y रुपीज़ है, तो 3 टेबल का कितना हो जाएगा, 3 गुना Y कर देंगे, यानी 3Y हो जाएगा। तो इन दोनों का दाम कितना दे रखा है, तो 2100 रुपया दे रखा है, यानी बराबर क्या कर देंगे, 2100 कर देंगे। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, और यही तो रिप्रेजेंट करना था इसी फॉर्म में। देख लो ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, तो 3X + Y बराबर 900, और यहाँ पे 3X + 5Y बराबर 2100, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा होगा, ग्राफ में दिख रहा है कि दोनों लाइन
नॉन इंटरसेक्टिंग है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक ये वाला लाइन हो गया आपका, एक ये वाला लाइन हो गया, और दूसरा लाइन नीचे में देखो, एक आपका ये वाला लाइन है, ठीक है। और दूसरा लाइन कौन सा है, तो दूसरा लाइन देखो नीचे में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला लाइन है आपका, ठीक है। और दे रखा है कि ये दोनों लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कहीं पे दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इनका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, तभी जाके कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो इंटरसेक्ट करना ही है, या तो पूरी तरह से इंटरसेक्ट कर जाएगा, पूरी तरह से अगर कर जाता है इंटरसेक्ट मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा, इसी कंडीशन को तो कोइंसिडेंट बोलते हैं। एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। और जब इंटरसेक्टिंग सिर्फ होगा तो कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, समझे कि नहीं। तो इन दोनों के केस में इंटरसेक्टिंग ही हुआ, लेकिन यहाँ पे देखा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। अब अगर पैरेलल होगा तो इन दोनों लाइन का कंडीशन क्या है, पैरेलल का कंडीशन क्या है, तो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 का, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन देखे हुए थे। इनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा कैलकुलेशन होगा इस क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, तो 3 लाइन दे रखा है, K1 K2 एंड K3 रिप्रेजेंट्स 3 डिफरेंट इक्वेशन एज शोन इन द ग्राफ बेलो। ग्राफ में तीनों लाइन दिख रहा है। यहाँ पे दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन K1 एंड K3 इज x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दो लाइन का सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। बात को समझना, दो लाइन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कहाँ, जहाँ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब ये कौन सा लाइन का सॉल्यूशन है, तो K1 का है और K3 का है। देखो K1 और K3 को देखो, K1 कहाँ है, तो K1 आपका ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपका K1 है, ठीक है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन देखो K1 है। कहाँ से पता चला, तो देखो यहाँ पे K1 लिखा हुआ है, तो ये K1 लाइन है। और K3 कौन सा है, देखो यहाँ पे K3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला लाइन आपका K3 है, ये वाला लाइन ऐसे जो गया हुआ है, ठीक है। इन्हीं दोनों लाइन का सॉल्यूशन दे रखा है। कितना सॉल्यूशन दे रखा है, तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट दिख रहा होगा, ऐसे मार्क कर रहे हैं हम, ये पॉइंट दिख रहा है ना, तो यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उन्हीं के कोऑर्डिनेट को सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो सॉल्यूशन कितना दे रखा है, x 3 दे रखा है और y कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, तो x 3 है और y कितना है, तो 0 है। बात को समझे कि नहीं। चाहो तो इस पॉइंट को क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका K1 और K3 का। आगे देखो क्या दे रखा है, हम थोड़ा इनको हटाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा ए कौन सा था, तो ए आपका ये वाला था, ये वाला ए पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा रेड से मार्क कर दिए हैं। दूसरा वाला देखो आगे क्या दे रखा है, वाइल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स K2 एंड K3। K2 और K3 लाइन का सॉल्यूशन क्या दे रखा है, तो x 4 दे रखा है और y 1 दे रखा है। क्या बताए, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उनका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो K2 और K3 को देखो, K2 कौन सा लाइन है, तो K2 आपका ये वाला लाइन है, K2 आपका ये वाला लाइन है, समझे कि नहीं। K2 आपका ये वाला लाइन है। कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पे K2 लिखा हुआ है, ये K2 हो गया। और कौन सा K3 है, तो K3 तो आपका ये वाला लाइन था, K3 आपका ये वाला लाइन था, अब इससे पहले देखे थे। और यहाँ पे देखो K3 लिखा हुआ है, तो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, थोड़ा मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, देखो दिख रहा होगा, है ना। तो यही वाला पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसको क्या बोल दो, बी पॉइंट बोल दो। इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उनका कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x 4 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा, तो y आपका 1 हो जाएगा। x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में लिखते हैं। चलो ये तो पता चल गया, कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि निकालना क्या है, विच ऑफ दिज इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन K3।
K3 लाइन का इनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो K3 को देखो, K3 देखो क्या दे रखा है, तो K3 दे रखा है px प्लस qy बराबर 1, ये आपका K3 दे रखा है। इन्हीं लाइन का यहाँ पे इक्वेशन बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखो P और Q आ गया है, तो P और Q का वैल्यू पता करना होगा कि एक्चुअल में कितना होगा। तो कैसे वैल्यू पता करेंगे, तो वो देखो ए पॉइंट को दिख रहा है, ए पॉइंट, यही ए पॉइंट था। ए वाला पॉइंट भी देखो आपका K3 लाइन में ही आ रहा है, यही वाला K3 लाइन है, और इसी लाइन में देखो ए पॉइंट भी आया है। आगे अगर देखेंगे तो K3 लाइन में ही बी पॉइंट भी आया है, ये वाला जो बी पॉइंट था ये भी K3 लाइन में ही है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों देखेंगे तो K3 लाइन में आया हुआ है। तो क्या करो ना, एक बार ए वाला कोऑर्डिनेट पुट कर दो K3 वाले इक्वेशन में, और दूसरी बार बी वाला जो कोऑर्डिनेट है उनको पुट कर दो, तो वहाँ से तुमको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। उनको सोल्व करेंगे तो P और Q का वैल्यू मिल जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो करके देखते हैं, थोड़ा जगह कम है लेकिन ठीक है, इसी में कर लेंगे। चलो हम यहाँ पे करते हैं, क्या दे रखा है, तो px प्लस qy बराबर कितना है, तो 1 दे रखा है। क्या बोले, एक बार a वाला कोऑर्डिनेट को पुट करो। देखो a में थे x कितना है, x यहाँ पे 3 है, y कितना है 0 है। पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं, ठीक है। तो x कितना पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे, प्लस q, और y कितना है, तो y 0 है, बराबर 1 आ गया। यहाँ से देखो ये 3p हो गया, और q इंटू 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। यानी 3p बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से में p निकालना है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 आ गया। p का तो पता चल गया, ठीक है। अब क्या करो, एक बार b वाला कोऑर्डिनेट को पुट करो, एक बार b वाला कोऑर्डिनेट को इसी लाइन में पुट करना है। यहाँ पे पुट करते हैं, देखो क्या है, तो px प्लस qy बराबर कितना है, 1 ही है। चलो p का वैल्यू आ गया ना, तो p का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, 1/3 रख दिए, ठीक है। x यहाँ पे देखो कितना है, तो x 4 है तुम्हारा b कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे x 4 रखो, प्लस q नहीं पता चला है तो q को रहने दो। y देखो यहाँ पे कितना है, तो 1 है, यहाँ पे 1 रख दो, बराबर कितना हो गया, 1 दे रखा है, ठीक है। इधर कितना है, 4/3 है, देखो 4/3 प्लस q गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे q ही हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो 4/3 को उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4/3, और इनको यहाँ पे एलसीएम लेके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से q कितना हो जाएगा, -1/3। देखो q भी आ गया और यहाँ पे p भी आ गया था। अब क्या करो, उस वाले K3 में ये वैल्यू पुट कर दो, जो K3 का इक्वेशन दे रखा है ना p और q के फॉर्म में, उनमें से p का वैल्यू रख दो और q का वैल्यू रख दो, वहाँ से K3 का इक्वेशन मिल जाएगा। समझे कि नहीं। चलो देखो क्या हो जाएगा, तो क्या था आपका K3 का इक्वेशन, px प्लस qy बराबर कितना है, तो 1 दे रखा है। चलो p कितना आ गया है, तो p 1/3 आ गया है, इंटू x, प्लस q कितना आ गया, तो -1/3 आ गया, यहाँ पे -1/3 रख दो, और इंटू y बराबर 1, ठीक है। चलो दोनों वैल्यू रख दिए हैं, तो इनको हटा ही लेते हैं, थोड़ा जगह भी हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना x/3 है, x/3 हो गया, और यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा बीच में, और यहाँ पे y/3 और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो दोनों के नीचे में 3 आ गया है ना, तो लिख सकते हैं ना x माइनस y/3 बराबर कितना, तो 1। यहाँ से 3 को उधर लेके चले जाओ, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अब देखो ये कौन सा आपका दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है, x माइनस वाई बराबर 3, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन को करना है, थोड़ा आराम आराम से करो, समझते हुए करो, थोड़ा खुद से भी प्रयास करो, ना होते हो फिर यहाँ पे देखो, ताकि तुम्हें भी समझ में आना चाहिए। और कहीं पे कन्फ्यूजन अगर रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को पार्टिकुलर में या तो वीडियो बना के समझा देंगे, या फिर हम आपसे बात भी कर सकते हैं, जैसा होगा। चलो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे देखो 2 पेयर दे रखा है इक्वेशन का, एक ये वाला हो गया लाइन और दूसरा ये वाला लाइन हो गया। तो एक पेयर दे रखा है, रिप्रेजेंट 2 लाइन्स, 2 लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो बताना है कि कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा,
एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा। तो क्या तरीका है यहाँ पे चेक करने का, तो A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो और C1/C2 निकालो, देख लो वहाँ से क्या होता है, समझे कि नहीं। चलो फिर से एक बार यहाँ पे लिखते हैं, पैरेलल का क्या कंडीशन था, तो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 का, और ये बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 का। अच्छा, जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, तो देखो कहीं पे टच नहीं करता है, दोनों लाइन कहीं पे टच नहीं करता है, मतलब इनके केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो वैसे ये सब बताए हुए जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन चलो यहाँ पे भी बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन था, तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, और ये बराबर होगा C1/C2 का। अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, तो एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ पे दो लाइन दिखाए हुए हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा, और इसी केस में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है, बहुत सॉल्यूशन होता है, बहुत जगह टच कर रहा है ना दोनों लाइन, इसीलिए मेनी सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग क्या होता है, तो इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट ही होता है, समझे कि नहीं। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स नहीं हो सकता है, या तो कोइंसिडेंट ही होगा, या तो इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगा, या तो पैरेलल होगा। ये वाला बी का जो ऑप्शन दे रखा है ये तो कभी नहीं होगा, समझे। इंटरसेक्टिंग का क्या कंडीशन है, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का, और इसी केस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, दोनों लाइन इस प्रकार से होगा, कहीं पे एक जगह टच करेगा, और इनके केस में सॉल्यूशन क्या होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब 1 सॉल्यूशन हो जाएगा, समझे। तो ये कंडीशन होगी आपका इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का, या फिर कोइंसिडेंट का। अब यहाँ पे A1/A2 B1/B2 और फिर C1/C2 निकाल के चेक करना होगा, तभी पता चलेगा। चलो निकाल के चेक करते हैं। क्या दे रखा है, A1 अगर देखें तो पहले वाले के केस में देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यानी A1/A2 अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले वाले में 6 है और दूसरे वाले में 2 है, यानी 2 तिया 6, तो A1/A2 3 आ गया। B1/B2 कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में देखो B1 है कितना, तो y का कोफिशिएंट देखो कितना, -3 है, यानी ये क्या हो गया, तो -3 हो गया। B2 कितना हो जाएगा, तो सेकेंड वाले में y का कोफिशिएंट देखो कितना है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो -1 है, तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये भी तो 3 ही आ गया। C1/C2 भी निकालना होगा, तो यहाँ पे C1 देखो कितना है, तो पहले वाले में जो कांस्टेंट टर्म है यानी 10 है आपका C1, दूसरे वाले में देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 9 है, यानी 10/9। अब यहाँ से देखो A1/A2 3 आया, B1/B2 3 आया, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। A1/A2 क्या हो गया, B1/B2 के बराबर हो गया। लेकिन C1/C2 कितना आ गया, तो ये 10/9 आ गया, यानी कि C1/C2 के बराबर नहीं होगा ये दोनों। अब देखो ये कंडीशन आ गया, ये किसका कंडीशन है, तो ये आपका पैरेलल लाइन का कंडीशन है। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे जो दे रखा है पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे का, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो 7 नंबर पे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, 2 लाइन है यहाँ पे, और 2 लाइन आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइन को पैरेलल होना है। तो द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन, एक लाइन का देखो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, तो दूसरे लाइन का यहाँ पे इक्वेशन इन ऑप्शन से बताना है। बात को समझे कि नहीं। 3x - 2y बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो बताना है, ताकि दोनों लाइन क्या हो जाए, तो पैरेलल हो जाए, ठीक है। अब देखो पैरेलल होना है ना, क्या होना है, पैरेलल होना है। तो पैरेलल अगर होना है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन याद होना चाहिए। पैरेलल अगर होना है तो मतलब A1/A2 बराबर होना चाहिए किनका, तो B1/B2 का, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए किनका, तो C1/C2 का। अब ये कंडीशन देख लो, इन चारों में से किससे हो मिलेगा हमें, जिससे कंडीशन मिल जाए ये वाला वही ऑप्शन हो जाएगा। चलो पहला वाला देखो, पहला वाला अगर 9x + 8y को लेंगे, क्या लेंगे, चलो पहला वाला ऑप्शन को लेते हैं, ए वाले ऑप्शन को लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 9x + 8y बराबर कितना है, 7 है। मान लेते हैं कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल के चेक करेंगे, पहले A1/A2 निकाल लो। देखो A1 कितना है, 3 है, बाय A2 कितना है, 9 है, यानी ये कितना आ गया, तो 1/3 आ गया, ठीक है। B1/B2 निकालो। देखो यहाँ पे B1 कितना है, तो y का कोफिशिएंट -2 है, ऊपर वाले में तो वही B1 हो जाएगा, -2 हो गया। नीचे वाले में देखो y का कोफिशिएंट 8 है, यानी यहाँ पे 8 हो गया। ये कितना आ गया, तो -1/4 हो गया।
तो कोई a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आया, लेकिन ये दोनों बराबर होना पड़ेगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो आगे चेक ही नहीं करना है, 2 चेक कर लिया ना, तीसरे पे जाना ही नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेके चेक करो एक बार। अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी को लेके चेक करेंगे। ऑप्शन बी क्या है, तो -12x - 8y बराबर 7 है। चलो यहाँ से क्या निकाल लो, a1/a2 निकालो। तो a1 3 है, b1 कितना है, तो a2 कितना है, तो -12 है। ये कितना आ जाएगा, तो -1/4 आ गया कट के। b1/b2 निकालो। तो b1 कितना है, -2 है, और b2 कितना हो जाएगा, तो नीचे वाले में y का कोफिशिएंट -8 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 चौके 8 हो गया, यानी ये कितना हो गया, तो 1/4 हो गया। फिर से बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे -1/4 आ गया, यहाँ पे +1/4 आ गया। तो a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे का बराबर यहाँ भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्योंकि देखो पैरेलल होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का, जो कि बी ऑप्शन से भी नहीं मिला, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सी ऑप्शन पे चलेंगे, सी ऑप्शन पे भी चलेंगे, देख लो। चलो सी ऑप्शन देखो तो क्या दे रखा है, तो -12x + 8y बराबर क्या है, तो 7 है, ये आपका सी ऑप्शन है। चलो यहाँ पे निकालो a1/a2 कितना हो जाएगा, तो a1 कितना है, 3 है, और a2 कितना है, तो -12 है। ठीक है, 3 चौके 12, ये कितना आ गया, -1/4 आ गया। चलो b1/b2 निकालो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, b1 कितना है, देखो -2 है, -2, और b2 कितना है, तो नीचे में देखो 8 है, तो ये आपका b2 हो गया। तो ये 2 चौके 8 हो गया, ये भी देखो -1/4 आ गया। अब जाके देखो a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गया है, दोनों -1/4 आया है। अब चलेंगे c1/c2, इसके लिए निकालेंगे। तो c1 देखो कितना है, c1 यहाँ पे देखो 5 है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। नीचे में देखो c1 कितना है, तो 7 है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म बराबर के एक साइड में रहना चाहिए, या तो पहले रहे या तो बाद में रहे, दोनों इक्वेशन का। अगर नहीं है तो एक साइड में करना होगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट पहले वाले में बराबर के उस साइड में है, दूसरे वाले में भी देखेंगे तो बराबर के उस साइड में ही कांस्टेंट टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी c1/c2 हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो c1 कितना हो गया, 5, c2 कितना है, 7 है, यानी ये कितना आ गया, 5/7। अब देखो यहाँ से क्या मिला, a1/a2 तो बराबर हो गया b1/b2 का, ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये दोनों c1/c2 का बराबर नहीं हुआ। यानी यहाँ से क्या कंडीशन आ गया, a1/a2 तो बराबर है किनका, b1/b2 का, लेकिन ये किनके बराबर नहीं आया, c1/c2 के बराबर नहीं आया, क्योंकि c1/c2 कितना आ गया, 5/7 आ गया, और ऊपर से ये दोनों कितना था, -1/4 था। तो ये वाला कंडीशन मिल गया। यही कंडीशन तो है पैरेलल का, देखो तो ये दोनों कंडीशन मिल रहा है ना, यहाँ पे जो पैरेलल का कंडीशन था। इनका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन पूछा है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे। एक लाइन यहाँ पे दे रखा था, दूसरा लाइन यहाँ पे किस प्रकार से निकाले, समझ में आया होगा, चेक करके निकालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, शोन बेलो आर द ग्राफ्स ऑफ द लाइन्स y - 2x = 0। एक ये लाइन का ग्राफ दे रखा है, तो इस लाइन का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, चलो ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस वाले का हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, x + y = 6, तो x + y = 6 का कौन सा है, तो ये वाला है, ये वाला आपका x + y = 6 का है। चलो तीसरा क्या है, तो px + qy = r, तो जो बच गया एक और लाइन ये वाला, तो ये है आपका px + qy = r का ग्राफ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, विच ऑफ दिज इज द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + y = 6 और px + qy = r। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा वो बताना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो लाइन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उनका कोऑर्डिनेट बताना है। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। तो देख लो ना कि ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन जिनका सॉल्यूशन पूछा है ना, सिर्फ उसी को देखो। यहाँ पे 3 लाइन दे रखा है, तो 3 इक्वेशन जो दे रखा है ना आपको, बस वो बरगलाने के लिए दे रखा है। यहाँ पे 3 इक्वेशन का ज़रूरत ही नहीं है, जिनका सॉल्यूशन पूछा है सिर्फ उसी को देखो। एक क्या है, तो x + y, तो x + y का ये वाला है आपका, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, तो px + qy, और px + qy का कौन सा है, तो ये वाला है। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा, वही पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखो ग्राफ में वो पॉइंट सीधे नज़र आ रहा है,
ग्राफ में वो पॉइंट देखो सीधे नज़र आ रहा है, देखो यही पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है ना। तो अगर इधर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखो x है ना, इधर ये वाला x एक्सिस है, समझे कि नहीं। मतलब x कितना है, देखो 4 दिख रहा होगा, तो यानी यहाँ से x कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा देखो, जब इधर चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, यानी यहाँ से y बराबर कितना है, तो 2 पे गया हुआ है। तो x बराबर 4 और y बराबर कितना होगा, 2। देख लो कौन सा दे रखा है आपका, तो x बराबर 4 y बराबर 2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा था नहीं, लेकिन समझना था, अगर आप समझ के बनाते तो बन जाता आराम से, लेकिन अगर वही तीनों इक्वेशन को देखने जाते तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि जिनका सॉल्यूशन पूछ रहा है उन्हीं दोनों लाइन को देखना, और अगर ग्राफ दिया हुआ है तो जहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उनका कोऑर्डिनेट जो भी होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे जैसे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था ये दोनों लाइन x प्लस वाई और पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर, तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ में सीधे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, 4 और 2, यानी x 4 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा। तो इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बोल रहा है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है। खोलेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है। अब मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 2 लाइन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। 2 लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। अगर 2 लाइन कोइंसिडेंट होना है तो कंडीशन क्या है, तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का, और ये बराबर हो जाएगा c1/c2 का, यानी तीनों एक दूसरे का बराबर हो जाता है। तो इसी कंडीशन को यूज करके के का मान निकाल लेंगे, समझे कि नहीं। देखो पहला वाला क्या दे रखा है, x - 2y बराबर 3 है। चलो x - 2y, 3 को इधर लेके चले आते हैं तो -3 बराबर 0, ये पहला लाइन हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, तो -3x और ky, अच्छा यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस ky होगा। अरे यार बराबर बीच में हो गया, 1 सेकंड रुको मैं चेक कर ले रहा हूँ इनको क्या है वो, हाँ वो प्लस ky है, ठीक है। पता नहीं यार इतना मिस्टेक कैसे हो गया है लिखने में, ठीक है, वो प्लस ky है, तो प्लस ky हो गया। और 9 को इधर लेके आएंगे तो -9 था, तो +9 हो जाएगा, यानी +9 बराबर 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अब यहाँ पे क्या होना है, तो मेनी सॉल्यूशन होना है, यानी कि कोइंसिडेंट होना है। तो कोइंसिडेंट का कंडीशन को यूज करेंगे। तो इनको यूज़ करने के लिए पहले क्या निकालना होगा, a1/a2 निकालना होगा। निकालो a1/a2, क्या हो जाएगा, a1 देखो कितना है, तो पहले वाले में x का कोफिशिएंट कुछ दे नहीं रखा है, यानी 1 है, 1/, नीचे में कितना है, -3 है, तो ये कितना आ गया, तो -1/3 आ गया। b1/b2 कितना हो जाएगा, तो देखो b1 कितना है, तो पहले वाले में y का कोफिशिएंट -2 है, तो ये आपका b1 हो गया। b2 कितना है, तो +k है, यानी k दे रखा है, तो ये आपका -2/k हो गया, ठीक है। c1/c2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे c1/c2 निकाल लेते हैं। देखो c1 पहले वाले में देखो कांस्टेंट क्या है, तो -3 है, और दूसरे वाले में कांस्टेंट क्या है, 9 है, यानी 3 3 9, ये भी कितना आ गया, तो -1/3 आ गया। अब ये निकाल लिए, अब इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। चलो a1 का जो भी है वैल्यू वो वहाँ पे पुट कर दो। क्या आ गया a1, तो a1 आपका आ गया -1/3 बराबर, b1 क्या आ गया, तो -2/k बराबर, c1/c2 कितना आ गया, तो -1/3, यहाँ भी पुट कर दो। चलो किन्हीं 2 को ले लो, हम यहाँ पे इन दोनों को लेके चल रहे हैं। चलो -1/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो -2/k, यानी माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k और गुना 1, यानी k बराबर 3 गुना 2 6, यहाँ से k कितना मिल गया, 6 मिल गया। ऑप्शन आपका डी दे रखा है, समझे कि नहीं। आप चाहे तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, यहाँ से भी बराबर करेंगे तो k बराबर 6 ही आना है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे दो पेयर दे रखा है, एक ये वाला इक्वेशन है, दूसरा ये वाला इक्वेशन है। बताना है यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, क्या कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, या फिर कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। देखो एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंट वर्ड यूज हुआ है उस पर नहीं जाना है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि जब सॉल्यूशन निकले या तो यूनिक सॉल्यूशन निकले या फिर मैनी सॉल्यूशन निकले,
तो कंसिस्टेंट कब यूज़ करते हैं, जब दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। इंटरसेक्टिंग हो, INTRSECTING, इंटरसेक्टिंग हो, या क्या हो तो या फिर कोइंसिडेंट हो, इन्हीं केस में सॉल्यूशन निकलता है। बात को समझे कि नहीं। इंटरसेक्टिंग के केस में कैसा सॉल्यूशन निकलता है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, जिनको वन सॉल्यूशन बोल देते हैं। और कोइंसिडेंट के केस में मेनी सॉल्यूशन निकलता है। तो सॉल्यूशन तो निकलता है ना आखिर। तो जब सॉल्यूशन निकले ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, तो जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा दोनों लाइन का। तो सॉल्यूशन नहीं निकलना मतलब दोनों लाइन क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए, तभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दो लाइन दे रखा है, तो यहाँ पे चेक करना होगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल के कि क्या वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, A1/A2 निकालो। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, देखो पहले वाले का x का कोफिशिएंट क्या है, तो 3/2 है, ठीक है। तो 3/2 बाय A2 कितना है, तो दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट कितना है, 9 है, यही आपका A2 हो गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 गुना 9 लिख सकते हैं, ये 3 तिया 9, यानी ये है हो गया कितना, तो 1/6 हो गया, ठीक है। चलो B1/B2 क्या हो जाएगा, तो पहले वाले में देखो y का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 5/3 दे रखा है, यही आपका B1 है। दूसरे वाले में देखो y का कोफिशिएंट कितना है, 10 है, ये आपका B2 हो गया। चलो इनको क्या लिख सकते हैं, तो 5/3 गुना 10, ठीक है। तो 5 दूना 10, ये कितना आ गया, तो ये भी 1/6 आ गया। देखो A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 का। अब अगर बराबर आ गया तब तो फिर क्या निकालना होगा, C1/C2 भी निकालना होगा। देखो C1 कितना है यहाँ पे, 7 है बाय, और यहाँ पे C2 कितना है, तो 14 है, तो 7/14, यानी ये कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। अब तीनों लाइन को देखो, ठीक है, तीनों कंडीशन देखो, यहाँ पे A1/A2 1/6 है और B1/B2 कितना है, 1/6, यानी A1/A2 तो बराबर है B1/B2 का, ठीक है। लेकिन C1/C2 कितना है, 1/2 है, जो कि इन दोनों का बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये वाला कंडीशन किन का होता है, तो ये वाला कंडीशन पैरेलल लाइन का है। ये वाला कंडीशन किन का है, तो पैरेलल लाइन का है। पैरेलल है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इन दोनों का, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन निकलेगा मतलब क्या हो गया इनका, ये दोनों लाइन क्या होगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट कौन सा दे रखा है आपका, ऑप्शन बी दे रखा है, समझे कि नहीं। अगर मान लो कि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 का, बराबर नहीं होता B1/B2 का, तब तो सॉल्यूशन निकलता ना, यूनिक सॉल्यूशन निकलता, एक सॉल्यूशन निकलता, क्या निकलता, वन सॉल्यूशन निकलता। वो वन सॉल्यूशन निकलता मतलब कंसिस्टेंट तो होगा। कंसिस्टेंट में कौन सा हो जाता, तो ये इंटरसेक्टिंग वाला हो जाता, एक सॉल्यूशन वाला हो जाता। और देखो ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, तब जाके आपका ऑप्शन सी होता। मान लो कि तीनों बराबर हो जाता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता, वहाँ पे क्या निकलता, तो कंसिस्टेंट तो होता, जो कि क्या हो जाता, कोइंसिडेंट हो जाता और मेनी सॉल्यूशन निकलता। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशन, समझे कि नहीं। तो कंसिस्टेंट में दो केस, एक क्या तो इंटरसेक्टिंग और दूसरा कोइंसिडेंट। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो कंसिस्टेंट होगा लेकिन एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर कोइंसिडेंट हो जाता है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही लेकिन मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपका ये वाला कंडीशन पैरेलल वाला कंडीशन आ गया मतलब इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं। बात को समझे कि नहीं। चलो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पर। चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखा है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। और यहाँ पे बोल दिया कि इनकंसिस्टेंट है, स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हुआ है, INCONSISTENT। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, और कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट दे रखा है ना, मतलब क्या होगा, तो पैरेलल होगा, मतलब क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का कंडीशन क्या है, तो ये आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, लेकिन किन के बराबर नहीं होगा, तो C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तभी जाके पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसी केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब इन्हीं का यूज करके यहाँ पे
के का वैल्यू निकालेंगे। चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो a1/a2 निकालना होगा। a1/a2 क्या हो जाएगा, तो पहले वाले में देखो a1 कितना है, तो 3 है। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। a2 कितना है, तो नीचे में देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 2k-1 है, तो ये आपका a2 हो गया। उसी तरह b1/b2 निकालो। देखो b1 कितना है, तो पहले वाले में देखो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी b1 1 हो गया। b2 कितना है, तो नीचे वाले में x का कोफिशिएंट कितना है, k-1 है, यही आपका b2 हो गया। चलो c1/c2 ये भी निकाल लेते हैं। c1 देखो कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म पहले वाले में कितना है, 1 है, तो 1 हो गया बाय। नीचे में देखो कांस्टेंट टर्म में कितना है, तो 2k+1 है, तो 2k+1 हो गया। ठीक है, और देखो कांस्टेंट टर्म बराबर के दूसरे साइड में दोनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ पे c1 c2 रख सकते हैं। ठीक है, चलो a1 a2 आ गया, b1 b2 भी आ गया, और c1/c2 भी आ गया। अब यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे। चलो ये वाला कंडीशन लगाओ, a1/a2 पैरेलल होना है, तो a1/a2 बराबर हो जाए किसका, b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2 का, तभी जाके इनकंसिस्टेंट होगा ये दोनों लाइन। चलो a1/a2 कितना निकाल लिए हैं, तो 3/2k-1 निकाल लिए हैं, बराबर b1/b2 कितना निकाले हैं, तो 1/k-1 निकाले हैं, और c1/c2 कितना निकाले हैं, तो 1/2k-1 निकाले हैं। ठीक है, हमें k निकालना है ना, तो इन दोनों को बराबर कर दो। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/2k-1 बराबर यहाँ से 1/k-1। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको इधर गुना कर दो और इनको इधर गुना कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3k-1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 1 गुना 2k-1। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3k- कितना हो जाएगा, 3 बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कुछ नहीं होगा, 2k-1 ही हो जाएगा। k वाले को एक साइड लेके आओ, इधर 3k है, 2k को इधर लेके आएंगे तो -2k बराबर इधर -1, और 3 को उधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। 3k में 2k घट गया, यानी k बचा बराबर, यहाँ पे देखो 3 में से 1 को माइनस करो यानी 2 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया, तो k बराबर आपका 2 आ गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या दे रखा है, तो इफ़ द लाइन्स गिवन बाय, यहाँ पे देखो 2 लाइन दे रखा है, 3x + 2ky बराबर 2 है, और दूसरा लाइन क्या है, तो 2x + 5y + 1 बराबर 0, और ये क्या है, तो पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे k का वैल्यू फिर से बताना है, तो वो पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल अगर लाइन है तो इनका कंडीशन क्या है, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, और किन के बराबर नहीं होगा, तो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a1 a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो दो इक्वेशन को अगर देखें ना, इनमें पहले वाले में देखो कांस्टेंट टर्म बराबर के उस साइड में है, और दूसरे वाले में कांस्टेंट टर्म बराबर के इस साइड में है, तो दोनों को एक साइड में करना होगा, या तो LHS साइड ही लेके चले आओ, या तो फिर RHS साइड ही लेके चले जाओ, दोनों में कुछ भी कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, 3x + 2ky है ना, पहले वाले में 2 उस साइड में, तो इस साइड में लेके चले आते हैं, इधर लेके आएंगे तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। चलो दूसरे वाले को देखो क्या दे रखा है, 2x + 5y + 1 बराबर 0। अब देखो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म में आ गया दोनों इक्वेशन। यहाँ से निकालो a1/a2, तो ये कितना हो जाएगा, a1 देखो कितना है, तो पहले वाले में x का कोफिशिएंट 3 है बाय, दूसरे में क्या है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1/a2 3/2 आ गया। उसी तरह देखो b1/b2 ये कितना हो जाएगा, तो b1 कितना है, तो पहले वाले में देखो y का कोफिशिएंट 2k है, यानी b1 तो 2k हो गया बाय, दूसरे वाले में देखो 5 है, तो 2k/5। c1/c2 ये कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में देखो कांस्टेंट टर्म में क्या है, तो -2 है, यानी c1 -2 हो गया, दूसरे वाले में 1 है। चलो अब यहाँ पे पुट करते जाओ, a1 a2 b1 b2 सब पुट करते जाओ। चलो a1/a2 कितना आ गया, तो ये आपका 3/2 आ गया, बराबर b1/b2 कितना आ गया, 2k/5 आ गया, नॉट इक्वल टू है यहाँ पे। ठीक है, c1/c2 कितना आ गया, तो -2/1 आ गया। चलो इन दोनों को बराबर करो, यहाँ से तो k का वैल्यू मिल जाएगा, समझे कि नहीं। चलो 3/2
2 बराबर, इधर क्या है तो 2 के बाय 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 बराबर, इधर 2 2 4 के हो जाएगा। तो यहाँ से के बराबर कितना आ गया, तो 15/4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। देखो के का वैल्यू 15/4 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन। यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन दे रखा है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है रिस्पेक्टिवली यार। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो तुम देखो यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई का ये वैल्यू पुट करके देखो, दोनों इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई कर जाता है, दोनों में बराबर आ जाता है, LHS = RHS हो जाता है, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि ऑप्शन से ही चेक कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो सोल्व करना होगा, दूसरा वही ऑप्शन है। चलो हम यहाँ पे ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 32x + 33y बराबर कितना है, 34 है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए में देखो x कितना है, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। पहला वाला कितना है, तो -1 है, तो x की जगह में -1 को रखो, प्लस 33 × y कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 को रखो। अच्छा LHS को लेके चलना है, तो वो RHS के बराबर होना चाहिए। चलो यहाँ कितना हो गया, तो -32 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 33 दूना 66 हो गया। अब 66 में 32 को माइनस करना होगा, यानी 6 में 2 गया 4 और 6 में 3 गया तो 3, 34। देखो तो ये RHS के बराबर है, यहाँ पे देखो 34 है ना। चलो पहले इक्वेशन में तो सेटिस्फाई कर गया, दूसरे इक्वेशन में भी चेक करो क्या है दूसरा इक्वेशन, तो ये वाला 33x प्लस कितना है, तो 32y बराबर कितना है, तो 31 है। चलो इनमें भी LHS लो। चलो पहला वाला भी चेक कर रहा है ना, तो यहाँ पे x कितना है, -1 है, वही रखना है, तो 33 गुना -1 कर दो, प्लस 32 × y कितना है, तो 2 है, तो यहाँ भी 2 ही रखेंगे। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा, तो -33 हो जाएगा, प्लस 32 दोनों कितना होता है, 64 हो जाता है। माइनस करो तो 4 में 3 तो घटेगा नहीं, घट जाएगा 1 हो गया, और 6 में 3 चला गया 3। देखो यहाँ पे 31, और यहाँ पे देखो तो ये भी RHS के बराबर है ना, ये भी RHS के बराबर है। देखो पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गया इसमें, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। समझे कि नहीं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए ना, तो वही आंसर हो जाता है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब चाहते तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते थे, सोल्व भी करते तो वहाँ से भी वैल्यू आता, लेकिन सोल्व करने जाते तो लेंदी पड़ता, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ता। समझे कि नहीं, इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, 2 इक्वेशन को, वो हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बताए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्यों उतना समय देना, और ये काफ़ी लंबा यहाँ पे नंबर वगैरह भी दे रखा है, यहाँ पे 32 है, यहाँ 33 है, यहाँ 34 है, यहाँ भी 33, 32, 31 आ गया है, तो कैलकुलेशन हैवी होता। तो ऑप्शन रख के डायरेक्ट चेक कर लिया करो। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों एंगल दे रखा है। एंगल ए कितना है, x डिग्री है, एंगल बी कितना है, तो 3x - 2 डिग्री है, और एंगल सी कितना है, तो y डिग्री है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि एंगल सी माइनस एंगल बी कितना होता है, 9 डिग्री होता है। तो बताना है क्या, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा और सबसे बड़ा एंगल का सम कितना होगा, वो यहाँ पे वो बताना है। देखो एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो यहाँ पे क्या कर दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एंगल ए कितना है, x डिग्री है, प्लस एंगल बी कितना है, तो 3x - 2 है, और एंगल सी कितना है, तो एंगल सी y दे रखा है, तो यहाँ पे y रख दो, बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। चलो यहाँ पे x, यहाँ पे y, अच्छा यहाँ पे 3x भी है, तो 3x प्लस x जुट जाएगा, यानी 4x हो गया, प्लस y, और 2 को उधर लेके चले जाओ, बराबर 180, और 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस y बराबर कितना आ गया, तो 182 आ गया। ये आपका देखो पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालोगे, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल सी माइनस एंगल बी बराबर कितना है, 9 डिग्री है। एंगल सी माइनस एंगल बी बराबर 9 डिग्री है। ठीक है, देखो एंगल सी कितना दे रखा है, तो y है, तो यहाँ पे y पुट करो, माइनस एंगल बी देखो कितना दे रखा है, 3x - 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 3x - 2 पुट कर दो,
ब्रैकेट भी देना है चूँकि आगे में माइनस साइन है, बराबर 9। चलो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे -3x हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, +2 बराबर कितना आ गया 9। तो -3 को पहले लिख दो, तो -3x, और y को बाद में लिखेंगे तो y के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, ठीक है, +y बराबर 2 को उधर लेके चला जाओ, यानी 9 - 2 हो गया। यहाँ से क्या आ गया, तो -3x + y बराबर कितना आ गया 7। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, वहाँ से तुमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करने का आपको 3 तरीका, वैसे 2 तरीका हम यूज़ करे हुए हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो इस वाले से x का वैल्यू निकालो जो भी आता है, y को उधर लेके जाओ, 4 को भी इधर करना होगा तो x निकल जाएगा, x निकाल लो, और इस वाले में दूसरे वाले इक्वेशन में वही x का वैल्यू पुट कर दो तो तुमको यहाँ पर y मिल जाएगा, समझे कि नहीं। तो एक ये तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, तो एलिमिनेशन मेथड है, और जो कि हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, या तो x वाले को बराबर करो या तो दोनों का y वाले को बराबर करो। और यहाँ पे देखें ना, तो दोनों का y वाला बराबर ही है, y के आगे में जो नंबर है उनको सिर्फ देखना है, प्लस माइनस साइन नहीं देखना है। देखो यहाँ पे y के आगे में पहले वाले में कुछ नहीं तो 1 है, और दूसरे वाले में भी देखो y के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, नंबर तो दोनों के आगे में बराबर है ना। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 4x + y बराबर कितना है, तो 182 है। नीचे में क्या आ गया, तो -3x + y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। y वाला दोनों का बराबर है, बराबर तो कर लिए, अगर बराबर नहीं है तो गुना करके बराबर करते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बताए हुए हैं कि कैसे बराबर करते हैं। चलो फिलहाल यहाँ पे तो बराबर है, बराबर है। अब साइन देखना है, दोनों में प्लस साइन है, अगर सेम साइन रहता है तो माइनस करते हैं नीचे वाले में। चलो माइनस कर देंगे तो साइन रिवर्स होता है, यहाँ पे देखो माइनस साइन है पहले से तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले से प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 7 के आगे में प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। माइनस जब भी करते हैं साइन उल्टा हो जाता है। चलो यहाँ पे क्या था, +4x था, ऊपर में कोई साइन परिवर्तन नहीं होगा, तो 4x, और यहाँ पे नीचे में भी अब प्लस हो गया, यानी जुट जाएगा, 4 + 3 कितना हो गया, तो ये 7x हो गया, ये पूरा कट जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखो 182 और -7, ये कितना हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा। यहाँ से x आपको मिल गया, कितना मिल जाएगा, तो 175/7, ये कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, तो 7 दूना 14 और 7 पच्चे 35, समझे कि नहीं। तो यहाँ से x बराबर 25 आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो तो y मिल जाएगा। चलो पहले वाले में ही करते हैं, x कितना है, तो 25 है, यहाँ पे रख दो, प्लस y बराबर कितना है, तो 182 है, यहाँ पे 25 चौके 100 हो गया, प्लस y बराबर कितना है, तो 182 है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 182 और -100 कर देंगे, यानी यहाँ से y कितना आ गया, तो y आपका 82 आ गया। देखो x और y का तो मान निकाल लिए, अब एंगल निकालना होगा तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा एंगल है कौन छोटा एंगल है। ये कैसे पता चलेगा, जब तक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी नहीं निकालेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों निकाल के चेक करना होगा कौन बड़ा और कौन छोटा है, समझे कि नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो एंगल ए कितना है, तो एंगल ए आपका x के बराबर ही है, और x कितना निकाल लिए हैं, 25 निकाल लिए हैं, यानी एंगल ए कितना डिग्री है, 25 डिग्री है। एंगल बी देखो कितना है, तो 3x - 2 है, तो x कितना है, 25 है, यहाँ पे रख दो, -2 कर दो, तो 25 × 75 और -2, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 73 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी कितना है, तो एंगल सी y के बराबर है। देखो y कितना निकाल लिए हैं, तो 82 डिग्री निकाल लिए हैं, यानी y एंगल सी कितना हो जाएगा, तो 82 डिग्री हो जाएगा, समझे कि नहीं। तीनों एंगल निकाल लिए। अब कौन बड़ा एंगल है ये देखने से ही पता चल रहा है कौन छोटा एंगल है। तो एंगल ए आपका छोटा है और एंगल सी आपका बड़ा है। यहाँ पे पूछा हुआ है सम बड़ा और छोटा एंगल का, तो दोनों को जोड़ दो, तो 25 प्लस क्या कर देंगे, 82 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया और 8 2 10 हो गया, यानी 107 डिग्री हो जाएगा। 107 आपका कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। बात को समझे कि नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन था कैसे करना है पता चल गया होगा। चलो 15 16 17 3 क्वेश्चन बचा हुआ है और देखते हैं, लेंदी कैलकुलेशन ना हो तो जल्दी हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है वैसे, समझे नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है 15 में लेकिन बहुत अच्छा है। सब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ अच्छे से देख लो किस प्रकार से करना है, पता चल जाएगा। क्या दे रखा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लो, 2 डिजिट का नंबर, चलो 2 डिजिट का नंबर है तो यूनिट्स प्लेस होगा और टेंस प्लेस होगा, है ना। जैसे मान लो 12 है, एक एग्जांपल ले लिए कि 12 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 2 है और टेंस प्लेस क्या है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो x और y मान लो, तो x और y ये हो गया आपका 2 डिजिट का नंबर। चलो ठीक है, अब क्या दे रखा है, सम ऑफ डिजिट। अब इन 2 डिजिट के नंबर का अगर डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 9 के बराबर है। देखो पहला डिजिट क्या है तो y है, दूसरा क्या है तो x है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी x प्लस वाई किसके बराबर होगा तो 9 के बराबर होगा, यही दे रखा है इनमें, ये पहला इक्वेशन बन गया। आगे देखो क्या दे रखा है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब उस नंबर से अगर 27 को माइनस करते हैं तो क्या होता है, डिजिट रिवर्स हो जाता है, इंटरचेंज कर जाता है। देखो अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, हम इस एक्स वाई नंबर को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या तरीका है, तो देखो वो तरीका ये है, दूसरा तरीका देखो इसको लिखने का। जैसे यहाँ पे देखो 12 है ना, 12 को देखो हम यहाँ पे बोल दें कि यूनिट प्लेस में क्या है, तो साफ पता चल रहा है कि यूनिट में 2 है और टेंस प्लेस में क्या है तो टेंस प्लेस में 1 है, ठीक है। हम इसको अगर नंबर में लिखेंगे तो डायरेक्ट टेंस को पहले लिख देंगे और यूनिट को बाद में लिख देंगे, तो 2 डिजिट का नंबर तो बन गया, 12 ही बन जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका से कैसे लिखेंगे, तो दूसरा तरीका ये भी है ना कि जो टेंस प्लेस में उनको 10 से गुना करो। यहाँ पे टेंस प्लेस में क्या है 1 है ना, यानी इनको 10 से गुना कर दो, 10 गुना 1 कर दो और जोड़ दो। किससे जोड़ना है तो यूनिट प्लेस में जो है, तो यूनिट प्लेस में क्या है तो 2 है, इनको जोड़ दो। देखो 10 गुना 1 कितना हो गया 10 और प्लस 2, ये फिर से कितना आ गया 12 आ गया। तो ये भी तरीका है नंबर निकालने का, बात को समझे। यही तरीका देखो यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस इसके लिए क्या है तो यूनिट प्लेस आपका इसके लिए y है, ठीक है। और टेंस प्लेस क्या है तो टेंस प्लेस इसके लिए x है। यहाँ से अगर नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो टेंस प्लेस में 10 से गुना करो यानी 10x हो जाएगा और जोड़ देना है यूनिट प्लेस के साथ यानी 10x प्लस वाई। तो ये दूसरा तरीका हो गया नंबर निकालने का। अब यहाँ पे इसी में से 27 को माइनस करना है, यहाँ पे दे रखा है ना 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। चलो 10x प्लस वाई में क्या करो 27 को माइनस करो, माइनस कर दिए तो बोल रखा है ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये अपना डिजिट को ना इंटरचेंज कर लेता है। डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, तो इनका मतलब ये है इंटरचेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस अब चेंज हो जाएगा। यूनिट देखो पहले क्या था वाई था ना और टेंस क्या था एक्स था, तो यही चेंज हो जाएगा, यही क्या होगा चेंज होगा। यूनिट अब एक्स बन जाएगा और टेंस क्या होगा तो ये वाई बन जाएगा। अब अगर यहाँ से नंबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या आ गया वाई आ गया, तो इसमें 10 से गुना करना होगा, 10 वाई और यूनिट प्लेस पे क्या है एक्स है तो इनको जोड़ना होगा। तो इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर आ गया 10 वाई प्लस एक्स, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे दे रखा था जैसे 27 को माइनस करते हैं उस नंबर में तो अपना डिजिट क्या कर लेता है इंटरचेंज कर लेता है। तो डिजिट इंटरचेंज करने के बाद ये वाला नंबर बन जाएगा 10 वाई प्लस एक्स, बात को समझे। तो उसी के बराबर कर देना था। यहाँ से देखो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, चलो इनको इधर लेके चले आओ, 10x प्लस वाई इधर है और माइनस 10 वाई ये पूरा जाएगा उधर, तो माइनस 10 वाई माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 27 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा तो 9x हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 10 वाई और प्लस वाई तो घट जाएगा ना वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो माइनस 9 वाई हो जाएगा बराबर कितना हो गया तो 27 हो गया, ठीक है। देखो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है तो 9 को कॉमन ले लो, तो पहले वाले में x बच जाएगा माइनस वाई बच जाएगा बराबर कितना हो गया 27 हो गया। देखो 9 से ये पूरा 3 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ गया तो ये आपका 3 आ गया। ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, बात को समझे। यही यहाँ पे करना था, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप में भी काम देगा किस प्रकार से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करना है अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो, क्योंकि वहाँ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, जिनको नहीं पता था वो आराम से देख के कर सकते हो।
और हम यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप की तरह ही सोल्व भी कर रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आए, और समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके, समझे कि नहीं। चलो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, तो इनको यहाँ पे लिख देते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या बन गया, तो 3 बन गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो ना। एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बताए कि एक इक्वेशन से यहाँ से x निकालो और दूसरे वाले में आके पुट कर दो, वो तो जानता ही है, बच्चे से करते आया हुआ है। दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखो दोनों को जोड़ देंगे तो साइन कुछ भी नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, जो साइन है नीचे में वही रह जाता है। देखो यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, ये कट के ख़त्म हो गया। x प्लस एक्स क्या हो गया, तो 2x बराबर, इधर 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 से पूरा ये 6 बार में कट जाएगा, यानी x 6 आ गया आपका। x अगर 6 आ गया तो दूसरे वाले में पुट कर दो, ये पहले वाले में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसके जगह में क्या पुट करो, 6 पुट करो। 6 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो माइनस वाई बराबर 3 और 6 को उधर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर 3 में से 6 घटेगा तो -3 बचेगा। ये ख़त्म हो गया। तो वाई बराबर कितना आ गया, यहाँ पे +3 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो देखो विच ऑफ दिज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इन ऑफ द नंबर, यानी कि उस नंबर का जो भी डिजिट है उनका गुना कितना होगा वहाँ पे वो बताना है। देखो यहाँ पे x कितना आ गया, 6 आ गया, y कितना आ गया, 3 आ गया। नंबर तो यही था ना, जो नंबर था वो यही था। x कौन सा प्लेस था, तो 10th प्लेस लिए हुए थे शुरू में, समझे कि नहीं। यानी कि 6 और y क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पे 63, ये आपका नंबर आ गया, ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका नंबर निकालने का क्या बताए थे कि 10th प्लेस वाले को 10 से गुना करो, यानी 6 गुना 10 कर देंगे तो 60 हो जाएगा, और प्लस कर दो यूनिट प्लेस वाले को, यानी 3 को जोड़ दो। यहाँ से भी देखो कितना आ गया, 63 आ गया। एक तो ये तरीका हुआ कि डायरेक्ट यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को अपने स्थान पे लिख दो तो नंबर मिल जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि 10th में 10 से गुना करो और उनमें जोड़ दो यूनिट प्लेस वाले को, तो दोनों में देखो 63 आपका आ गया। चलो नंबर तो मिल गया, डिजिट भी है ना, यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है और 10th प्लेस पे क्या है तो 6 है, यानी x आपका 6 है और y 3 है। ये आपका डिजिट है इस नंबर का। प्रोडक्ट निकालना है डिजिट का, प्रोडक्ट डिजिट का निकालना है, मतलब 3 गुना 6 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा। देखो 18 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है, समझे। चलो काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। कोशिश करते हैं यार छोटा बने, लेकिन क्या करें। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ पे क्यू का वैल्यू बताना है। एक ये वाला इक्वेशन दे रखा है, दूसरा ये वाला इक्वेशन दे रखा है, सोल्व करना होगा इनको। चलो देखो पहले ये वाले को देखो, p/2 प्लस क्या है 3q बराबर 6। 2 को क्या करो एलसीएम ले लो, यहाँ पे इनके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो नीचे नीचे एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ p प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6q बराबर 6, 2 को इधर गुना कर दो तो p प्लस 6q बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में पहले लेके आना पड़ेगा तभी जाके सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा सोल्व ही नहीं होता। चलो इस फॉर्म में तो लेके चले आए, अब क्या करेंगे आगे। तो दूसरा इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, तो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 2p माइनस 2q बराबर 10। ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन है। चलो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। कौन सा मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है, या तो x वाले को बराबर करो या तो y वाले को बराबर करो, ठीक है। यहाँ पे देखो तो x और y तो नहीं है, लेकिन p और q के फॉर्म में है, तो यहाँ पे p बराबर करो या तो q को बराबर करो। p भी बराबर नहीं है पहले से, q भी बराबर नहीं है, तो बराबर करना होगा। दूसरे वाले में देखो p के आगे में कितना है 2 है, पहले वाले में देखो p के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर 2 बनाना है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। पूरे में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 2p प्लस 2 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12q बराबर 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा गुना करने के बाद। और दूसरा इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, 2p माइनस क्या है 2q बराबर कितना है 10 है, बराबर तो कर लिए, ठीक है। p वाले को
अब दोनों के आगे में देखो प्लस साइन है, सेम साइन है ना, तो माइनस करना है। अगर सेम साइन नहीं रहे, एक में प्लस दूसरे में माइनस रहे, जिनको बराबर करे हैं तो सिंपली जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम साइन है तो घटाएंगे तो साइन रिवर्स होता है। चलो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पहले से कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी नीचे में माइनस हो जाएगा। ये देखो पूरा ख़त्म हो गया। अब 12Q और नीचे में +2Q हो गया है, तो 12 2 14Q हो गया बराबर। इधर देखो 24 और यहाँ पे नीचे में माइनस आ गया है, अब तो 24 में से 10 घट जाएगा यानी 14 हो जाएगा। तो 14 ख़त्म हो गया, यहाँ से Q बराबर 1 आ गया। बात को समझे? और Q ही निकालना था ना यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q। अगर P निकालने के लिए कहता तो किसी भी एक इक्वेशन में Q का वैल्यू रखते तो P मिल जाता, कोई सा भी इक्वेशन में, पहले वाले में रखो या दूसरे वाले में रखो, P मिल जाता। लेकिन यहाँ पे Q निकालना है तो Q कितना आ गया, 1 आ गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे देखो दो पेयर दे रखा है, एक ये वाला इक्वेशन है, दूसरा ये वाला इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और कैसा सॉल्यूशन दे रखा है, तो बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अरे यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनका मतलब कि कंडीशन क्या है, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए ना B1/B2 का, ये तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। और यहीं पे क्या होता है, दो लाइन क्या हो जाता है, तो इंटरसेक्टिंग होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होगा मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, एक लाइन इधर से हो गया तो एक लाइन इधर से हो गया, किसी एक पॉइंट में कट करेगा, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोले हैं। तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या है, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का, ठीक है। यहाँ देखो इस फॉर्म में तो कोई सा भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे A1/A2 यहाँ पे बराबर दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अच्छा यहाँ पे सारा ऑप्शन ए ही हो गया है, अरे ठीक है, यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये वाला डी हो जाएगा, ठीक है। चलो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपका ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला वाला तो होना ही नहीं है, देखो ये तो ख़त्म हो गया, दूसरा भी नहीं होना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 3 से सारे ख़त्म हो गया। 17 क्वेश्चन डिस्कस करें, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सब्जेक्टिव की तरह ही बनाते चलें, ताकि आप उनको बनाने के लिए भी सीख सकें, और अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आप उनको बना सकें, समझे कि नहीं। इसलिए हम थोड़ा लॉन्ग समय लेके ही बना रहे थे यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। चलो फिर थैंक यू। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया, हम कोशिश करेंगे कि उनको अलग वीडियो में समझा सके आपको। बढ़िया, चलो थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।